दोस्तों, मैं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार। पुनः आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी मंजिल पे। और आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी के क्रम में हम लोग आज पहुंचे हैं भारत की कृषि। आज का हमारा टॉपिक है भारत की कृषि और जानेंगे भारत की कृषि के बारे में, इसकी कितनी भागीदारी हमारे जीडीपी में है और कौन कौन सी राज्यों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। साथ ही ये भी जानेंगे जो बिहार पुलिस में खास करके एक प्रश्न उससे होता है, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल कब उगाए जाते हैं, कब काटे जाते हैं और किन किन क्षेत्रों में उनका विस्तार होता है और कौन कौन सी फसल किस वर्ग में आती है। तो आइए देखते हैं, जानते हैं हम लोग। तो यहाँ हमारा टॉपिक आज का होगा भारत की कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। भारत का मेरुदंड कहा जाता है, अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है कृषि को, बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग 55% प्रत्यक्ष रूप में, इनडायरेक्ट रूप में लोग कृषि पर डिपेंडेंट होते हैं। गांव में जितने लोग रहते हैं, गांव में उद्योग धंधा की व्यवस्थाएं नहीं होती है, इसके कारण लोग ज़्यादा लोग क्या रहते हैं, कृषि पर डिपेंडेंट होते हैं। चाहे वो उनकी खुद की भूमि होती है या किसी और की भूमि होती है, बट वो डिपेंडेंट मुख्य रूप से कृषि पर ही होते हैं। अब एक कुछ आंकड़े हैं। आंकड़े क्या हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद इसके आंकड़े निकाले गए 1951 में जीडीपी की जो भागीदारी थी वो लगभग 52% थी। यानी कृषि का बहुत बड़ा योगदान था। उस समय हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बहुत कम थे, उद्योग धंधे फैक्ट्री वगैरह बहुत कम थे, तो 52% हमारी जीडीपी में इनका अहम योगदान था। और आगे बढ़ते हैं तो 2019-20 के आंकड़े को देखेंगे तो यहाँ पे हमारी जीडीपी आंकड़े जो हो गए वो 17.8% हो गए, यानी काफ़ी गिरावट आई। अगर देखा जाए 20 और 21 में देखा जाए तो इसके आंकड़ों में थोड़ी सी उछाल आई है और ये 19.9% हुआ है। ये आंकड़े कहाँ पहुंचे हैं, 19.9% पहुंच गए हैं। अगर मैं अभी की बात करूं, करंट की बात करूं, मैं बात करूं 25 और 26 के आंकड़े के, तो ये आंकड़े 16 से लेकर 17.7% है। अभी के करंट आंकड़े अगर आपको पूछेगा तो आपके आंकड़े ये है, अनुमानता लगाया गया है। अभी हमारे यहाँ देश में अगर कृषि के आंकड़े की बात कही जाए, जो लगातार अभी वित्तीय वर्ष चल रही है, फाइनेंशियल ईयर चल रही है, उसमें 16% से लेकर 17.7% की उम्मीद लगाई जा सकती है, जो कि करंट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि वर्तमान में भारत की कृषि को जीडीपी में योगदान कितना हो सकता है, या अनुमानित किया गया है। तो अनुमानित किया गया है आपका 16 से लेकर 17.7%। अब आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का घोषणा किया गया। अभी हमारे यहाँ जो देश में संस्था है जो केंद्रीय राष्ट्रीय आय की गणना करता है वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इससे पहले सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय की गणना किए थे वो दादा भाई नौरोजी किए थे। कब किए थे? तो 1866-67 में किए थे। कौन? दादा भाई नौरोजी किए थे। उस समय प्रति व्यक्ति जो आय थी वो हर एक आदमी का 20 रुपया था। कितना था? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय उस समय की इंसान की लगाई गई थी। ये देश की पहली आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866-67 में। अब देखते हैं कृषि को समझने के लिए, अर्थव्यवस्था को समझने के लिए इसको 3 सेक्टरों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला सेक्टर जो है वो प्राथमिक क्षेत्र होता है जो कृषि वर्ग में आता है। पहला सेक्टर क्या होता है? प्राथमिक, जो कि कृषि सेक्टर में आता है। दूसरा अगर बात करेंगे हम तो उद्योग सेक्टर आ जाता है। दूसरे को हम लोग क्या करते हैं? उद्योग क्षेत्र करते हैं। और तीसरे सेक्टर की बात करते हैं तो सेवा क्षेत्र आ जाता है। ये 3 सेक्टरों में हमारी अर्थव्यवस्था को बांटा गया है, जिसमें पहला सेक्टर आ जाता है कृषि। ये आप लोग पढ़ भी चुके हैं तीनों सेक्टरों के बारे में, मैंने बताया भी है आपको। अब देखिए हमारे यहाँ कृषि जो डिपेंडेंट है भारत के अंदर वो 2 तरह से डिपेंडेंट होती है। या तो डिपेंडेंट होती है वर्षा पर, यानी मानसून जिसको आप लोग कहते हैं, मानसून पर डिपेंडेंट होती है। या तो डिपेंडेंट होती है जहाँ पे हैंडपंप, नहर, पोखर, तालाब, वो सब चीज़ों पर। तो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होती है हमारे यहाँ की जो कृषि, वो 55% लगभग किस पर होती है डिपेंडेंट? मानसून पर होती है। यानी बारिश आएगी तो फसल उगेगी, बारिश नहीं आएगी वो सुखाड़ हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी सेक्टर है 45% लगभग एरिया, जिस एरिया में हैंडपंप की सुविधा है, नहर की सुविधा है, नदियों द्वारा पानी आ जाती है, पोखर तालाब की सुविधा है और जिससे खेतों की सिंचाई हो जाती है। लेकिन ज़्यादा एरिया किस पर डिपेंडेंट है आपका? मानसून पे। ये ऑप्शन में क्वेश्चन दे सकता है कि भारत के कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र या कितना प्रतिशत एरिया आपके कृषि के मानसून पर निर्भर करता है? तो 55%। अब भारतीय किसान, अब किसान में बात करेंगे तो किसान देखिए 2 तरह के होते हैं। 2 तरह की कृषि यहाँ पे आएगी।
एक कृषि आपकी आ जाएगी वाणिज्यिक कृषि में आ जाएगी, खाद्यान्न फसल में, और एक आ जाएगी वाणिज्यिक। खाद्यान्न मतलब खाने वाली फसल में आ जाएगी। अब खाने वाली फसल में देखेंगे हम लोग तो मुख्य रूप से गेहूं चावल की खेती अपने इंडिया में होती है। मुख्य रूप से गेहूं और चावल की खेती होती है जो 60 से 65% लोग उगाते हैं, ज़्यादातर इसी की खेती होती है। अगर बात करेंगे वाणिज्यिक कृषि यानी व्यावसायिक कृषि, व्यावसायिक फसल है, वैसा फसल जिसको बेचने के पर्पज से हम लोग बनाते हैं, रखने के पर्पज से नहीं उगाते हैं, बेचने के पर्पज से। तो कपास और जूट जो हो जाता है वो आपका व्यावसायिक फसल के अंतर्गत आ जाता है। और भी ऐसे बहुत सारी सब्जियां वगैरह जो होती हैं वो सभी व्यावसायिक फसल में ही आती है। तो कितना खाइएगा आप, बेचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। अब देखिए कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत है, अगर 100% एरिया की मैं बात करूं तो 100% एरिया में आपका 51% एरिया जो है कृषि योग्य भूमि है। अगर 100% 100 में बात करूं तो 51% एरिया जो है कृषि योग्य भूमि के रूप में आ जाता है। 21% में हमारे यहाँ जंगल है, क्या है, जंगल है। 24% हमारे यहाँ बंजर भूमि है जहाँ कोई भी फसल लगाई नहीं जाती है। और 4% क्या है, चारागाह के लिए भूमि है जहाँ पे मवेशियों को चराया जाता है। अगर गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट की अगर अच्छी पॉलिसी और स्कीम होगी तो जो कृषि योग्य भूमि में वो प्लांट लगाता है, फैक्ट्रियाँ लगाता है, कंपनियां लगाता है, वो वहां न लगा के अगर बंजर युक्त भूमि में लगाए तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। क्योंकि ये तो ऐसे भी यूज नहीं हो रहा है, इसका तो यूज कर नहीं रहे हैं हम लोग कुछ। यहाँ न लगाने के बजाय या यहाँ न लगाने के बजाय हम लोग यहाँ पे अगर उसको लगाए तो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट है। ऐसे भी इसका कोई यूज नहीं है, ना यहाँ पेड़ पौधे लगा रहे हैं, ना ही यहाँ पे कृषि हो रही है, ना किसी अन्य कामों में यूज कर रहे हैं। तो क्यों ना इन दोनों को छोड़कर यहीं पे लगाएं। सरकार क्या करता है, देखता है कि जहां हमारा बेसिक सेल हो सकता है वहीं लगाना चाहता है। अब मान लिए पतूत में किसी चीज की फैक्ट्री लगानी है, एगो पतूत में लगाने की बात हो जाए और एक हो जाए औरंगाबाद में लगाने की बात। अब औरंगाबाद में विरल जनसंख्या है, जनसंख्या बहुत कम है, वहाँ मजदूर नहीं मिलेंगे, मजदूर दूर से आएंगे। अब मजदूरों के रहने के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है दूर से कोई जाएगा तो पैसा बेसी लेगा। अब एगो पतूत में लगाया जाए, यहाँ बहुत सारे रेसिडेंशियल एरिया से लेकर हर चीज, रहने के लिए व्यवस्था मिल जाएगा, रूम भी मिल जाएगा, और बहुत सारे मजदूर वर्ग के भी लोग इधर मिल जाएंगे। जाहिर सी बात है नजदीक होगा काम तो पैसा कम भी सैलरी मिलेगा तो हो जाएगा। यही को दिल्ली पंजाब मुंबई जाता है तो वहाँ उसको 15,000 18,000 12,000 मिलेगा, तब उसका पेट चलाएगा। लेकिन अगर पतूता में फैक्ट्री लगा तो 8,000 किसी को मिलेगा तो कमा लेगा। क्यों? क्योंकि उसको खाना अपने घर का है, पूरा परिवार के साथ रह रहा है, कोई अदर एक्सपेंस ना रूम लेना है ना झंझट है, सारा चीज घर का ही होगा। इसलिए वो सोचेगा कि 8,000 तो मेरा बच ही रहा है, और जाके बाहर में 12,000 कमा रहे हैं तब 6-7,000 बचा रहे हैं, इससे अच्छा है कि यहीं पे कमा लें। तो इसीलिए सरकार क्या करती है, वैसे ही क्षेत्रों में प्लांट को लगाते हैं या कंपनी फैक्ट्री वाले लोग की श्रम शक्ति आसानी से मिल जाएगी और बहुत कम पैसे में मिलेगी। लेकिन अगर इन क्षेत्रों में होगा तो बंजर कहाँ होगा, गाँव से, इंसान से बहुत दूर होगा। जाहिर सी बात है अगर लोग वहाँ रहेंगे तो खेती करेंगे ही करेंगे, ऐसे भी करके उसको कोई ना कोई उपजाऊ युक्त बनाएंगे ही, कोई ना कोई व्यवसाय करेंगे। इसलिए सब भूमियाँ क्या होती है, रिहायशी एरियो से काफी दूर होती है। अब यहाँ लगाना थोड़ा जोखिम भरा होता है, यहाँ सब चीज की व्यवस्था करना पड़ता है, तो कॉस्ट ज्यादा कंपनी को गिरेगी। इसलिए कंपनी इन्हीं एरियाओं में क्या करता है, प्लांट अपना लगाता है। अब जलवायु की बात कर लेते हैं। भारत में जलवायु क्षेत्र है ना, तो करा है कि हर पौधे के विशिष्ट जलवायु को अपना विकास करता है। जो फसल हम लोग लगाते हैं वो अलग अलग जलवायु पर डिपेंड करता है। जैसे भी हम लोग धान का फसल लग रहा है हम लोग के खेतों में, है ना, क्या ये अगर गर्मी के दिनों में लगाएंगे तो होगा? धान गर्मी के दिनों में होगी, या गेहूं के टाइम में लगाएंगे धान को तो होगा? नहीं होगा। तो हर एक के लिए मौसम, जिसको हम लोग कहते हैं जलवायु, ठीक है, हर चीज के लिए अनुकूल होता है। अब तरबूजा लगाइए तो होगा? नहीं होगा। तरबूजा टाइम खत्म होगा। खीरा का लगाइए, नहीं होगा। हाँ, घर में वो गमला उमलम लगाइएगा तो वो होगा, लेकिन खेतों में होगा? नहीं होगा। पानी पड़ेगा, खत्म हो जाएगा, गल जाएगा वो। वैसे कह रहा है गेहूं के लिए शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय पौधा है और सर्दी ऋतु में उगाया जाता है। वही कह रहा है कि धान उष्णकटिबंधीय पौधा है और गर्मी से मानसून में लगाया जाता है। गर्मी से मानसून की ओर कन्वर्ट होता है तो ये फसल को लगाया जाता है। अब देखिए 15 तरह के क्या किया है, आपको क्षेत्र के बारे में बताया है। अब क्या क्या क्षेत्र, पहला पश्चिमी हिमानी भाग है, दूसरा पूर्वी हिमानी भाग, निचली गंगे दक्षिणी क्षेत्र, मध्य गंगे मैदानी क्षेत्र, उच्च गंगे मैदानी क्षेत्र। ये सब फसल लगाने वाला क्षेत्र जहाँ पे अलग अलग फसल को लगाया जाता है। गंगे पार मैदानी क्षेत्र, पूर्वी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र, केंद्रीय पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिणी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र एवं पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, गुजरात के मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी मैदान के क्षेत्र एवं पर्वतीय क्षेत्र और द्वीप क्षेत्र। क्या नीचे धुंधला दिख रहा है?
अब हो गया ना, नीचे वाला ऊपर चला गया। तो ये सभी क्षेत्र हैं जहां पर कृषि लगाई जाती है। जलवायु के आधार पर योजना आयोग ने भारत में 15 कृषि जलवायु विभाजित किया है। प्रश्न दे सकता है कि योजना आयोग द्वारा भारत के कृषि योग्य भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 15 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 15 का नाम नहीं पूछेगा लेकिन पूछ सकता है कितने भागों में। अब आ जाते हैं भारतीय कृषि के सामने कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है? मानसून पर अत्यधिक निर्भरता। हमारे यहाँ भी 55% जो खेती होती है वो किस पर डिपेंडेंट है? मानसून पर। आप अपने गांव के यहाँ आकर उठा कर देख लीजिए, गांव में हर किसी के यहाँ समरसेबुल नहीं है। अगल बगल वाले से कैसे भी पानी करके मोरी तो डाल दिया, लेकिन रोपाएगा कैसे? अब रोपाएगा उस शर्त में जिसका समरसेबुल है उसका रोपा जाएगा, या उसके बगल में होगा, बहुत क्लोजनेस रिश्ता होगा तो कहिएगा कि भाई तनी अजिए तू पटावी था, हम तो 2-4 घंटा पनिया जाएगा। तब क्या करेगा? वो पटवन करवा सकता है। नहीं तो अगर उसका ही बहुत बड़ा एरिया है, भूभाग उसके पास है, तो पहले अपना रोपेगा, बाद में अगर उसका बोर्डिंग बैठा हुआ रहेगा तो आपको पानी देगा, नहीं तो पहले वो अपना रोपेगा। और हर किसी किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि हर एक खेत में समरसेबुल लगा सकता है, ये भी संभव नहीं है। दूसरा चीज, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो किसी का मनी बटैया खेती करते हैं, इजारा पर खेती लेते हैं, अपनी पर्सनल भूमि नहीं होती है, तो वैसे कंडीशन में हर किसी के लिए सिंचाई कर पाना संभव नहीं है। मुख्य रूप से किस पर निर्भर करेंगे? इंद्र भगवान पर। हे प्रभु कहिए आइएगा, है ना, उस पर डिपेंडेंट रहेगा। बरसात होगी तो फसल लगेगी, नहीं तो ऐसे ही मोड़ी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कारण क्या है? टाइम पे वर्षा न होने का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है? पेड़ पौधों की कमियां। पेड़ पौधों की कमियां, अगर पेड़ पौधे लगाए जाएं तो बरसात समय पे आएगी। कोरोना काल में 20 और 21 में देखिए कितना मूसलाधार बारिश हुई थी, बहुत बारिश, एकदम टाइमली बारिश होती थी, रोज 1-2 दिन बीच करके बारिश आ ही जाता था, है ना। और उस समय देखिए कितना पानी का उफान था, पटना में पानी घुस गया था। कारण क्या था? गाड़ियां कम चल रही थी, प्रदूषण कम हो रही थी। प्रदूषण कम हो रही थी तो पर्यावरण स्वच्छ था, और स्वच्छ पर्यावरण रहेगा तो ऑक्सीजन भी ज्यादा रहेगी, ऑक्सीजन जब ज्यादा रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी तो ऑटोमेटिक बरसात होगी। और रीजन अभी क्या है? पॉल्यूशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, पेड़ पौधे कम है, मानसून नहीं आएगी। आएगी कहीं अतिवृष्टि कर देगी, कहीं अनावृष्टि हो जाएगी, कहीं बहुत अधिक बाढ़े लेके चला आएगा, और कहीं क्या हो जाएगा? सुखाड़े। हाँ, भगवान के दर्शन के लिए लोग इंतजार करेगा कि अरे भगवान कहिया उग रहे हैं, कोई कहे कहिया डूबिया, यानी हम चैन लू। हमारे यहाँ भैया गए हैं गोवा, बोले कि इतना परेशानी से गिंजन से आए, इतना बारिश हो रहा है कि कहना ही नहीं है, वहाँ घर से निकलना मुश्किल है। मतलब दिन भर में 20 बार बारिश आ जा रहा है। मार्केट जाइएगा अभी धूपा हुआ है, अन्ना छाता लेके जाइएगा उनसे भीग के आइएगा, ये स्थिति है। वहाँ पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, बारिश होगी ही होगी। वही आप रांची को देख लीजिए, रांची में भी वही हाल है। तो वैसे एरिया जहाँ पहाड़ और जहाँ पे आपके जंगल होते हैं वहां बरसात होती है। तो भारतीय कृषि मानसून को जुआ कहा जाता है। भारतीय कृषि को क्या कहते हैं? मानसून का जुआ। मानसून आया तो फसल लगा, नहीं आया तो नहीं लगेगा, सुखाड़ हो जाएगी। अगला कह रहा है कृषि में अशिक्षित एवं परंपरावादी होना, यानी हम लोग क्या हैं? लिखे पढ़े किसान हैं। हमारे पिताजी, आपके पिताजी या और आपके घर के लोग जो हैं जो खेती करते हैं वो पढ़े लिखे किसान नहीं है, लिखे पढ़े किसान हैं। यानी जो उनके पिताजी उनको सिखा के गए, जो उनके पिताजी उनको सिखा गए वही करते आ रहे हैं। ना तो कोई ट्रेनिंग लिए, ना तो कोई डिग्री हासिल की है, ना तो कोई एक्स्ट्रा कोई नॉलेज है। लेकिन वही पंजाब और हरियाणा की बात करेंगे, वो लोग पढ़ा लिखा किसान होता है, वो लोग हर चीज को समझता है। इसी नहीं 2 कट्ठा 5 कट्ठा में धान गेहूं रोप देगा, इसी जौन मन तौन खाद दवाई डाल देगा। यहाँ कौन सी न पड़ी था यूरिया छीटो ना, ओकरा से ना होलवा तो डीएपी मार दो, डीएपी से ना होलवा तो मिक्सचर डालो ना, मिक्सचर से ना लगाओ कि पोटास से कमी होगा, पोटास छीटो, लो सब ट्राई ओके पकड़ दो। जैसे नौसिखिया डॉक्टर होता है, एने चीरा, एने पहले घुसाया, नहीं मिला ना ससुरिया नहीं मिलता तो हजा घुसा हजो ना, अच्छा एने घुसा हुआ, सब टेस्ट आप ही के शरीर पर, है ना। वही स्थिति हमारे यहाँ किसान लोग की है, चाहे किसी भी परिवार से। हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग की उपज कम हो जाती है। हम लोग बस परंपरागत तरीके से जो कृषि करते हैं वही करते हैं, वही कारण है यहाँ पे। अगला कर रहा है कृषि जोत का छोटा आकार। हमारे यहाँ जो होती है भूमि होती है कट्ठा में होती है, इतना कट्ठा में भूमि है, इतना कट्ठा में, इतना कट्ठा में, न कि एकड़ में भूमि होती है, न कि बीघा में भूमि होती है। बहुत कम ऐसे किसान होते हैं जिनका एकड़ और बीघा में भूमि होता है, बहुत लोग का भूमि कट्ठा में होता है। अब वहाँ जुताई करने के लिए मुश्किल हो जाता है ना, सिंचाई करने में परेशानी होती है। अब मान लीजिए 10 बीघा किसी की जमीन होगा, समरसेबुल डाल दिया, कोई दिक्कत ना, आराम से हो जाएगा। लेकिन 2 कट्ठा यहाँ, 2 कट्ठा वहाँ, 2 कट्ठा सरैया पर, 2 कट्ठा होने, 2 कट्ठा होने, है ना, कहाँ से जोतेगा आदमी? संभव नहीं है।
बीज की निम्न गुणवत्ता, हमारे यहाँ जो बीज वगैरह यूज होता है निम्न गुणवत्ता का यूज होता है, इसके कारण भी क्या होता है, हम लोग की उपज अच्छी नहीं हो पाती है। ये सब रीजन है। भंडारण की अपर्याप्त सुविधा, भंडारण नहीं हो पाता है, संग्रह हम लोग नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि फसल बहुत सारे बर्बाद हो जाते हैं और बहुत सारे बीज भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये सब हमारे यहाँ के कृषि की देखी जाए तो बहुत सारी समस्याएं भी है जिसकी वजह से डेवलपमेंट कम है। अब ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, इसमें से आपका क्वेश्चन एगो आएगा, इसमें से आपका एगो क्वेश्चन पक्का आएगा, एकदम जान लीजिए कि 100 गो में एगो क्वेश्चन आएगा। किसानों के बारे में भी सोचना है, ठीक है। कह रहा है कि ऋतुओं के आधार पर फसल, तो सबसे पहले तो जानना है कितने प्रकार के फसल होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, रबी फसल होते हैं, खरीफ फसल होते हैं और जायद। ये गर्मा कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, गर्मा फसल कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले याद रखिएगा आप लोगों को, रबी फसल बोया कब जाता है, काटा कब जाता है, और में कौन कौन आएगा, इतना याद करना है। बोया कब जाता है तो अक्टूबर और नवंबर में, काटा कब जाएगा तो मार्च और अप्रैल में। अब आपको देखिए उतना रटने की जरूरत नहीं, याद रखिए गेहूं, गेहूं किस में आता है, रबी फसल में। अब गेहूं बोआता कब है तो गेहूं बोने का अंतिम समय होता है 15 नवंबर। 15 नवंबर, कुछ लोग दिसंबर में भी रोपते हैं, लेकिन 15 नवंबर अंदर, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक जो गेहूं रोपाता है वो बहुत ही गेहूं हिष्ट पुष्ट होता है, उसकी उपज ज्यादा ग्रोथ करती है। तो अक्टूबर से नवंबर गेहूं, तो पता चल जाएगा कि रबी फसल में आता है गेहूं। गेहूं रोपाता कहिए तो अक्टूबर नवंबर रोपाता है, होली के बाद कटाना शुरू हो जाता है। अगिया जी जलेंगे तो होड़ा लगना शुरू हो जाता है, कटाना शुरू हो जाता है, अब दिमाग में उसको लगा देना है। तो अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की रोपाई होगी और मार्च अप्रैल में क्या होगी, इसकी कटाई होगी। अब देखिए ये फसल जो है शीत ऋतु वाली फसल है, ठंडा के समय वाला फसल है। कौन सी फसल है, ठंडा के समय वाला। अब कौन कौन फसल आ जाएगा, तो आपका गेहूं आ जाएगा, जौ आ जाएगा, सरसों आ जाएगा, चना आ जाएगा, मटर आ जाएगा और आलू आ जाएगा। ये सब किसमें आ जाएगा, रबी फसल में आ जाएगा। एकदम दिमागों में इसको Ctrl+S के साथ सेव कर दीजिए, ठीक है। अगला पहुंचते हैं खरीफ फसल। दूसरा फसल कौन सा है, खरीफ फसल। खरीफ फसल की रोपाई कब होगी, ये क्या होता है कि बीच में आ जाता है, जून और जुलाई में। जून और जुलाई अभी चल रहा है, जून और जुलाई भी चल रहा है, नहीं चल रहा है। अभी धान रोपे के सीजन है कि नहीं है, तो धान रोपे के सीजन है तो धान कौन फसल में आता है, तो खरीफ फसल में आता है, ठीक है। अब खरीफ फसल में, तो खरीफ फसल रोपाता कब है, जून जुलाई में रोपाता है, और कटाता कब है, नवंबर दिसंबर में। जब कौची होता है, दशहरा दीपावली होता है ना, दशहरा के आसपास में कटनी शुरू होता है, तो आपका नवंबर दिसंबर में क्या हो जाएगा, इसकी कटाई हो जाएगी। अब खरीफ फसल मुख्य रूप से कह रहा है कि मानसून ऋतु की फसल है। देखिए ना आप लोग, धान का टाइम है तो मानसून आएगा तभी धान रोपाएगा। तो मुख्य रूप से खरीफ फसल किस पे डिपेंड करता है, मानसून पे। रबी फसल किस पे डिपेंड करता है, शीत ऋतु, ठंडा के समय होता है, ठीक है। धान हो जाएगा बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, मक्का और उड़द। ये अब मक्का देखिए दोनों फसल में आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है ना। एक होता है जेठुई मकई, एगो भदई मकई होता है, तो ये भदई मकई इसमें आएगा, है ना। लेकिन मक्का का मतलब दोनों में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मुख्य रूप से मक्का है, हाँ, मक्का ऐसे ऑप्शन आपको देगा खरीफ फसल में। ये भदई मक्का होगा, और क्या बोले थे जेब पे नाम, जेठुआ, हाँ, इसको भदई, वो देहाती भाषा वाला, वो सरकारी महीना वाला है, इंडियन महीना है ना। जेठ वैशाख सावन कहाँ से शुरू होता है जी, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन। अब ये ना पता हो कौन महीना में कौन पड़ता हो, लेकिन बोल दिली वहां। अब कर रहा है जायद फसल, लगा कुछ कर रहा है जायद फसल, है ना। जायद फसल की बुआई कब होती है, कृपया शांति बनाए रखें। बुआई होती है मार्च में, बुआई कब होती है, मार्च में होती है, और कटाई कब होती है, जून में। ये 2-3 महीना में तैयार हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, रबी और खरीफ। हाँ, तो जायद फसल हम लोग देखते हैं, खरीफ और रबी फसल हम लोगों ने देख लिया। अब देखना है जायद फसल। जायद फसल क्या होता है, खरीफ और रबी फसल के बीच का ये फसल है, ठीक है। और इसकी बुआई होती है जो मार्च को होती है, मार्च महीने के आसपास में इसकी बुआई होती है, और इसकी कटाई जो होती है वो होती है आपके जून महीने के आसपास। जून महीने में इसकी कटाई होती है। अब इसमें क्या क्या आ जाते हैं, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा वगैरह, जो सब्जी वगैरह, नेनुआ, कद्दू, ये सब जो हो जाते हैं वो इस बीच में लगाए जाते हैं। अब आपको इसमें याद क्या करने वाली चीज है, पहली चीज याद करने वाली है, फसल को कितने भागों में बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद, ठीक है।
अब कह रहा है कि रबी फसल की कटाई कब होती है, बुआई कब होती है, कौन कौन से फसल आते हैं। ठीक है, आपके खरीफ फसल की बुआई कब होती है, कटाई कब होती है और कौन कौन से फसल इसके अंदर आते हैं। तीसरा कह रहा है आपके जायद फसल, और जायद फसल की बुआई कब होती है, कटाई कब होती है और कब कब कौन कौन से फसल इसके अंदर उगाए जाते हैं। ये थे आपके ऋतु के आधार पर फसलों को 3 भागों में हम लोगों ने विभक्त किया और उसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। अब देखिए कुछ कुछ यहाँ शब्दावली है, वो तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट थोड़ा सा जान लेते हैं। फसल चक्रण, फसल को अदल बदल कर रोपने की क्रिया फसल चक्रण कहलाती है। अनुबंध कृषि क्या होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पर होता है। कॉन्ट्रैक्ट यानी किसी जमीन को हम लोग लेते हैं और कुछ वर्षों के लिए लीज पर उसको कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती है। कार्बनिक कृषि का मतलब होता है ऑर्गेनिक कृषि, जिसमें खाद कीटनाशक दवाओं वगैरह का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, मुख्य रूप से जैविक रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये सब होता है आपका कार्बनिक कृषि होता है या ऑर्गेनिक कृषि होता है। झूम की खेती, झूम की खेती कहाँ होती है, ये पर्वतीय क्षेत्रों में होती है ना। झूम की खेती का मतलब ये नहीं कि झूम झूम के लोग खेती करता होगा, वो ऐसा नहीं है। झूम की खेती का मतलब होता है कि जंगलों को एक भूभाग को काट दिया जाता है, वहाँ खेती की जाती है और वो 2-4 साल उसमें खेती होती है और वो क्या हो जाता है, मिट्टी ऊसर हो जाता है। तो फिर बगल वाले भूभाग को काटा जाता है, वहाँ फिर उसको सिंचाई किया जाता है, खेती किया जाता है, फसल लगाया जाता है। कुछ वर्षों बाद ये भी ऊसर हो जाता है, पुनः तीसरे भाग को किया जाता है, तब तक प्रथम भाग फिर से उपयोग योग हो जाता है। तो पहला और तीसरा में फिर होगा, फिर 5 साल बाद ये हो जाएगा। इस तरह से जंगलों को काट कर करके कृषि योग्य भूमि बनाते हैं, उस खेती को हम लोग बोलते हैं झूम की खेती। सीढ़ीनुमा खेती होती है, पहाड़ के ढलानों पर होती है, जहाँ पे पानी की तीव्र धारा होती है और फसल को अपने साथ उखाड़ कर लेकर चली जाती है, या वहाँ मिट्टी पानी नहीं रुक पाता है, तो वह इसलिए सीढ़ीनुमा टाइप का खेत बनाया जाता है, मोटी बनाई जाती है ढलानों की तीव्रता को रोकने के लिए, जहाँ पे मृदा अपरदन को भी रोका जाता है। अब क्रांति, कृषि क्रांति की बात करेंगे तो कृषि क्रांति आप लोग पढ़ भी चुके हैं, है ना। हरित क्रांति है जो कि फसलों के उत्पादन के लिए इसको बढ़ाया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आगे हम बताएंगे आपको। तो हरित क्रांति कृषि उपज को, पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या किया गया था, हरित क्रांति लाया गया था। और हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, यूएस में हुई थी। वहाँ नॉर्मन बोरलॉग नामक व्यक्ति ने सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत की थी और उसी के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। शांति के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वही नॉर्मन बोरलॉग है। लेकिन अगर भारत की बात हम करेंगे तो एम.एस. स्वामीनाथन है, जिनके बारे में आप लोग जान चुके हैं। एम.एस. स्वामीनाथन है जिन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी 1966-67 के आसपास, और इसमें सबसे ज्यादा गेहूं की उपज हुई थी और उस पर धान की उपज हुई थी। अब देखिए यहाँ पे दे दिया है 3 गुना और 5 गुना, जो कि ये गलत है। 2 गुना हुआ था। कितना हुआ था, 2 गुना। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो कितना होगा, 200% होगा। ठीक है, अब कुछ कुछ क्रांतियां हैं जो अलग अलग फसलों संबंधित है, ये भी आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन आइए हम रिमाइंडर इसको करवाने का प्रयास करते हैं आप लोग को। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाने वाली वस्तुओं से, खदान वस्तुओं से है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है, पीली क्रांति तिलहन से है, भूरी क्रांति उर्वरक से है, नीली क्रांति मत्स्य से है, लाल क्रांति टमाटर और मांस से है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से है। उत्पादन से याद रखिएगा, उत्पादन मतलब निर्माण। बादामी क्रांति मसाला से है, सुनहली क्रांति फल से, रजत क्रांति अंडा से है, और काली क्रांति पेट्रोलियम से, और गोल क्रांति आलू से है। टमाटर होता है लेकिन टमाटर उसमें नहीं आता है। आप कह रहा है कि इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष का है क्या है वो, इंद्रधनुष ना, इंद्रधनुषी क्रांति है ना। ये हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने वाली ये योजना है। क्या है, इंद्रधनुषी क्रांति, जो सबको एक साथ लेकर चला था। अब जान लेते हैं थोड़ा बहुत चावल के बारे में, गेहूं के बारे में, है ना। खाते हैं आप लोग बहुत ज्यादा चावल। कह रहा है कि चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, बहुत ज्यादा लोग खाता है, और भारत विश्व का 21.7% चावल का उत्पादन करता है। यानी 100% में 21.7% का उत्पादन कहाँ होता है, भारत के अंदर होता है। और भारत में किस राज्य में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। विश्व में किस देश में होता है, चाइना में होता है। अब केंद्रीय, हाँ सबसे ज्यादा केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक है, पिछला सेट में भी एक जगह था, हम लोग जिक्र किए थे। उड़ीसा, उड़ीसा में है। गेहूं, विश्व में गेहूं का उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। यानी गेहूं कौन उत्पादन करता है, चीन।
चावल भी चीन और गेहूं भी चीन। अपना क्षेत्रफल के अनुसार इसे यूक्रेन भी बहुत अच्छा उत्पादक है गेहूं का, लेकिन अपने क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग चीन सबसे ज्यादा करता है। बाद में दूसरा स्थान पर कौन है? भारत है। भारत में 12% गेहूं का उत्पादन होता है, यानी विश्व के कुल उत्पादन का गेहूं का 12% कहाँ होता है? भारत में होता है। और भारत के किस शहर में? तो उत्तर प्रदेश में। विश्व के कहाँ? तो चीन। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में, यानी एक कट्ठा में सबसे बेसी उत्पादन कौन करता है? याद रखिएगा, पंजाब। प्रति हेक्टेयर में पंजाब, सबसे बेसी गेहूं कौन? उत्तर प्रदेश। लेकिन प्रति हेक्टेयर की बात होगी तो कौन हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। अब देखते हैं भारत के प्रमुख फसलों में अगला फसल देखते हैं आपके गेहूं, गन्ना और आलू, मसूर। कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य को देखें तो कौन कौन सा उत्पादन कर रहा है? गेहूं का कर रहा है, गन्ना कर रहा है, आलू का कर रहा है, मसूर का। गन्ना के लिए आप लोग सुनते हो मेरठ के मीठा, सुने ना, मेरठ वाला मीठा, मार्केट जो मीठा मिलता है कहाँ का मीठा है? मेरठ का मीठा है। मेरठ कहाँ? यूपी का है। हम गए हैं वहाँ, देखे भी हैं, बहुत दूर दूर तक बड़े बड़े ऊख लगे होते थे, सब एक एक खेते में केलवाड़ी। अब बड़ा बड़ा कड़ा होता है, फीता से चलता है, उसको बोझा डाल दीजिए, अपने आप उसमें पेरा रहा है, सब नली बना हुआ है, ई में से ऊ में से ऊ में, जैसे कढ़ा खेत में बनता है ना, वैसी कढ़ा बना हुआ है, ऐसा बचा रहा है, उत्पादन हो रहा है। अब हिल हिल के ऊ में कढ़ा हुआ में काटता है, सब बड़का चके रखता है, खमता टाइप का, वैसे काट काट के क्या कौची में डालेगा? टोकरी रख लेता है, टोकरी में डाल देता है सब। राजस्थान का पहला स्थान रहा है कौची में? बाजरा में और सरसों में। मोटा अनाज है बाजरा और तिलहन है सरसों, ये राजस्थान का पहला स्थान रहा है। उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना और आलू, मसूर। अब देखिए यहाँ उत्पादन के लिए दोनों चीज है, देश में और राज्य में। रबर थाईलैंड और केरल। भारत की बात करेंगे तो केरल में, और देश की बात करेंगे तो थाईलैंड में। गन्ना ब्राजील और उत्तर प्रदेश। देश की बात करेंगे तो ब्राजील, और राज्य की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश। चाय चीन और असम। अगला सोयाबीन अमेरिका और मध्य प्रदेश। कॉफी ब्राजील और कर्नाटक। दाल भारत और मध्य प्रदेश। यानी भारत पहला स्थान है दाल उत्पादन में। अगर राज्य की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अब इससे जुड़े हुए कुछ कुछ प्रश्न है। प्रश्न क्या है? भारत में सबसे बड़ा चावल का उत्पादक कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। ये क्वेश्चन एसएससी 2010 में पूछा हुआ है। भारत में प्रमुख खाद्य फसल में कौन सा है? चावल है आपका। वही कह रहे हैं कि अगला प्रश्न आपका हो जाता है, भारत में हरित क्रांति के में कौन से फसल का उत्पादन सबसे बेसी होता है? गेहूं और जौ। गेहूं और चावल, सबसे बेसी गेहूं और दूसरा में चावल। चावल के अभी नहीं बताया जी, कटक अनुसंधान के ना पता है, पश्चिम बंगाल है। हाँ, उत्पादन में तो आपका पश्चिम बंगाल है ना, तो पश्चिम बंगाल सही आंसर है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। श्वेत क्रांति कौन? डॉक्टर बी कुरियन। पढ़े हैं आप लोग, बिहार एसएससी 2011 का क्वेश्चन है। झूम की क्या? झूम क्या है? आप दीजिएगा नृत्य, कहेगा लोग अच्छा लगता है, डांस है, डांस करे वाला नृत्य है। नहीं, कृषि की एक प्रकार का पद्धति है या तरीका है, एक खेती करने का एक सिस्टम है। दे देगा चिकन नेक की तरह ये हो तो फंसा देगा। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से खड़ी फसल नहीं है? बताइए। रबी, क्योंकि गेहूं कौन सी है? रबी फसल है ना। तो ये क्या पूछा है? खड़ी फसल नहीं है, यानी रबी फसल है ना। तो कौन सा हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। अगला कह रहा है कि प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक किस राज्य में है? तो कहाँ है? केरला में है। क्या? गन्ना? हाँ, खड़ी फसल है जी गन्ना। रोपाता है कब? रोपने का सीजन देखिएगा ना, रोपे के सीजन में देखिएगा। एक वर्ष का फसल है वो, एक साल लगता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कौन सा? चावल। बेसी लोग खाता भी है, 21 कुछ प्रतिशत होता है ना, 12% गेहूं। भारत में गन्ने की खेती कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। शहर पूछेगा तो मेरठ, शहर पूछेगा तो मेरठ। ये सब प्रमुख क्वेश्चन थे आपके प्रश्न से जुड़े हुए, ठीक है।